हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सिर्फ फॉर्म 16 को देखते हुए अपने ITR 1 को फाइल करेंगे। मेरी सिर्फ सैलरी से इनकम है, इसके अलावा मेरी कोई इनकम नहीं है। ना मेरी कोई बिजनेस इनकम है, ना मेरी कोई कैपिटल गेन्स इनकम है, ना मेरी कोई अदर सोर्सेज से इनकम है। तो जब भी मैं अपने ITR 1 को फाइल करता हूँ तो मैं अपना फॉर्म 16 को देखता हूँ। फॉर्म 16 ईयर एंड पे मेरा एम्प्लॉयर मुझे इशू करते हैं, जिसमें कि मेरी सैलरी का कंप्लीट बाइफिकेशन होता है। मेरी ग्रोस अमाउंट ऑफ सैलरी कितनी है, मेरी PF कितना अमाउंट ऑफ डिडक्ट हुआ है, मैं HRA कितना अमाउंट, अगर HRA मुझे मिला है तो कितना अमाउंट तक HRA में क्लेम कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मेरे कोई अदर सेक्शन 10 में कोई डिडक्शन है तो सबको देखेंगे। अगर मेरे पास फॉर्म 16 नहीं होता है तो मेरी जो 12th मंथ की सैलरी होगी उसमें मैं उसको कंसिडर करते हुए अपने ITR को फाइल करूंगा। उसमें मैं देखूंगा टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी मुझे कितनी मिल रही है। मुझे सबसे पहले ई फाइलिंग पोर्टल पे जाना है। उसके लिए मुझे लिखना होगा incometax.gov.in, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो ये मैं ई फाइलिंग पोर्टल पे आ चुका हूँ। ई फाइलिंग पोर्टल पे आने के बाद आप मुझे अपने ID पासवर्ड से लॉगिन करना है। अगर आपके पास ID पासवर्ड नहीं है तो आप पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम अपना इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। तो कैसे आप लोग रजिस्टर्ड करेंगे वो भी उसको लेके मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया, मुझे अपनी ID डालनी है। ID मेरा पैन नंबर है। इसके बाद मुझे कंटिन्यू करना है, तो पासवर्ड डाल देता हूँ। अब मैं ई फाइलिंग पोर्टल पे आ चुका हूँ। अब आने के बाद मुझे अपने ITR 1 को फाइल करना है। फाइल करने के लिए मैं ई फाइल पे जाऊंगा, इनकम टैक्स रिटर्न एंड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे मुझे फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट, यहाँ पे मुझे असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए मेरा असेसमेंट ईयर होगा 2021-22। तो ये सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, करंट असेसमेंट ईयर 2021-22। मुझे ऑनलाइन फाइल करना है जो कि रिकमेंडेड है, और यहाँ पे फिर आगे जाके मुझे कंटिन्यू करना है। अगर पहले से मैं अपने ITR 1 को प्रिपेयर किया हुआ है लेकिन उसे सबमिट नहीं किया तो ड्राफ्ट में जाके मेरा ITR 1 दिखने लग जाता है। अगर आप फ्रेश फाइल करना चाहते हो तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग किया। इसके बाद मुझे अपना स्टेटस सिलेक्ट करना है इंडिविजुअल। ITR 1 को इंडिविजुअल ही फाइल कर सकता है, HUF या एनी अदर कोई फाइल नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने इंडिविजुअल सिलेक्ट किया एंड देन कंटिन्यू। अब मुझे अपना ITR फॉर्म सिलेक्ट करना है। ITR 1 को मैं तब फाइल कर सकता हूँ अगर मेरी टोटल इनकम अप टू 50 लाख रुपीज तक है, और अगर मेरी एग्रीकल्चर इनकम है तो वो भी अप टू 5,000 रुपीज तक है, तो मैं ITR 1 को फाइल कर पाऊंगा। तो प्रोसीड विद ITR पे मैंने क्लिक किया। मेरे पास ये फॉर्म 16 है पार्ट बी, जिसके हिसाब से मैं अपने ITR 1 को फाइल करूंगा। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया। अगर मेरी टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो मैं ये फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा। सेकंड ऑप्शन में करूंगा अगर मेरी एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज इन करंट अकाउंट, तो मैं ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा। अगर मेरा फॉरेन ट्रेवल एक्सपेंडिचर हुआ है 2 लाख रुपए से ज्यादा तो मैं ये सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा। अगर मेरा कोई एक्सपेंडिचर हुआ है फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन मोर देन 1 लाख रुपीज तो मैं ये थर्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा। हो सकता है ये एक या एक से ज्यादा भी मेरे पास रीजन हो, तो मैं ये दोनों में सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये तीनों रीजन सिलेक्ट कर सकता हूँ, या एनी अदर कोई रीजन है तो आप अदर पे सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैंने टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट सिलेक्ट किया एंड देन कंटिन्यू। अब मुझे यहाँ पे हर एक टैब को कंप्लीट करते हुए चलना है। सबसे पहले टैब है मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन। मुझे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एक बार देख लेना है। अब यहाँ पे मेरी ये प्रोफाइल डिटेल बता रहा है। ये प्रोफाइल डिटेल एज पर मेरे पैन कार्ड होता है, तो मैं एक बार अपने पेन से इसको वेरीफाई कर सकता हूँ। अगर आपका आधार कार्ड आपके पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो पहले आप अपने आधार कार्ड से पैन कार्ड से लिंक कर लीजिए। कैसे हम लोग आधार कार्ड से लिंक करेंगे उसके लिए आप मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक देख सकते हैं। आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका एड्रेस जो आप अपने इनकम टैक्स फॉर्म में रिपोर्ट करना चाहते हैं, प्लस आपका मोबाइल नंबर, ईमेल ID। अगर आपको लगता है इसमें कोई चेंज है तो आप एडिट कर उसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट मुझे सेलेक्ट करना है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट मुझे देखना है कि किस एम्प्लॉयर से मुझे सैलरी मिल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, कोई पेंशन अमाउंट मुझे मिल रहा है या एनी अदर, या अगर सैलरी अमाउंट नहीं मिल रहा है सिर्फ अदर सोर्सेज से कोई इनकम है तो नॉट एप्लीकेबल करके, जैसे कि फैमिली पेंशन हुआ या फिर मुझे सिर्फ सेविंग का ब्याज मिल रहा है या कोई डिपॉजिट से मुझे कोई ब्याज मिल रहा है तो मैं नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करूंगा। अगर मुझे कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से सैलरी मिल रही है तो मैं अदर सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद देखना है मुझे किस सेक्शन में मैं अपने रिटर्न को फाइल कर रहा हूँ। सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में अगर मैं रिपोर्ट फाइल कर रहा हूँ बिफोर ड्यू डेट तो मुझे ये ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। आगे आते हैं, आगे हम लोग देखने वाले हैं कि आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेजिम 115 BAC। इनकम टैक्स में फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से 2 टैक्स स्लैब रेट है, ओल्ड टैक्स स्लैब रेट एंड न्यू टैक्स स्लैब रेट। मैं किस टैक्स स्लैब रेट के अकॉर्डिंग अपना टैक्स का पेमेंट करना चाहता हूँ, कैसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे, तो उसको लेके मैंने एक ऑलरेडी सेक्शन 115 BAC को लेके एक वीडियो बनाया हुआ है, आप लिंक में जाके उसकी देख सकते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने नो, क्योंकि मुझे ओल्ड टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग ही अपने टैक्स का पेमेंट करना है। मुझे अपना बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मेरा बैंक अकाउंट क्या है, मुझे एक अकाउंट को सिलेक्ट फॉर रिफंड करना होगा। अगर मेरा मोर देन 1 अकाउंट है तो उस केस में मैं अपने अकाउंट्स को ऐड कर सकता हूँ। इसके बाद आगे जाके मुझे यहाँ पे कंफर्म करना है। मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है।
अब मेरा सेकंड है ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें पूछ रहा है कि अगर मेरी कोई सैलरी से कोई एग्जाम्पशन है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ, अपने फॉर्म 16 से देख सकता हूँ कि अगर मेरी सैलरी से कोई एग्जाम्पशन है तो यहाँ पे मैं उसको देखते हुए यहाँ पे रिपोर्ट कर सकता हूँ सेक्शन 10 में। तो यहाँ पे मेरी कोई ऐसी एग्जाम्पशन नहीं है, तो यहाँ पे मैंने नो किया। अगर मुझे एचआरए अमाउंट मिल रहा है अपने एम्प्लॉयर से, हाउस रेंट अलाउंस, तो मैं देख सकता हूँ कितना अमाउंट ऑफ एचआरए मिल रहा है। तो एचआरए को लेके कैसे हम लोग एचआरए का कैलकुलेशन करते हैं उसको लेके भी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। तो मेरे फॉर्म 16 में यहाँ पे कोई एचआरए अमाउंट नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं नो करूंगा। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जाम्पशन रिस्पेक्ट लीव टेबल? अगर मुझे एलटी अमाउंट मिल रहा है तो मैं फॉर्म 16 से देख सकता हूँ कि कितना अमाउंट ऑफ एलटी मिल रहा है मुझे सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 में। तो यहाँ पे मेरा 10(5) में कोई एलटी अमाउंट नहीं है। नो। अगर कोई एनी अदर एग्जाम्पशन है तो आप यस करके डाल सकते हैं, अदरवाइज नो एंड देन कंटिन्यू। अब मैं यहाँ पे अपने सैलरी हेड पे आ चुका हूँ। अब मुझे यहाँ पे एडिट कर अपनी सैलरी हेड की डिटेल यहाँ पे डालनी है। तो मैंने एडिट पे ऑप्शन पे क्लिक किया। फर्स्ट मुझे डाल रहा है सैलरी, सबसे पहले मुझे डाल रहा है अपनी ग्रोस सैलरी। ग्रोस सैलरी मेरी एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 के हिसाब से मेरी कितनी है, तो मैं अपने फॉर्म 16 में देख लेता हूँ। सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग मेरी सैलरी है 413,087। यहाँ पे मैंने डाला, ठीक है। अगर मुझे कोई परक्यूसिट्स अमाउंट मिला है तो फॉर्म 12BA के हिसाब से मैं देख सकता हूँ कि कितना मैं अमाउंट हो मेरा परक्यूसिट से, प्लस मेरा फॉर्म 16 में 17(2) में यहाँ पे परक्यूसिट्स अमाउंट फॉर्म 12BA के हिसाब से दिख जाता है। तो यहाँ पे मेरा कोई परक्यूसिट्स नहीं है, तो पर मुझे इसको जीरो नहीं करना है, नहीं तो आगे जाके एरर बताने लग जाता है। प्रॉफिट इन लियो सैलरी, तो आप फॉर्म 16 में देख सकते हैं कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन लियो सैलरी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई एग्जाम्पशन है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं सेक्शन 10 के हिसाब से आपकी कोई एग्जाम्पशन है तो मेरी फॉर्म 16 में 10 में भी कोई एग्जाम्पशन नहीं है। अब यहाँ पे मेरी नेट सैलरी दिखा रहा है 413,087 मेरी नेट सैलरी यहाँ पे दिखा रहा है। इसके बाद मेरा स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो कि ऑटो पॉपुलेटेड है, सेक्शन 16 आई है, तो मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन मुझे 50,000 मिल चुका है सेक्शन 16 आई है में। तो यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट है, मुझे वो मिल गया। अगर मेरा कोई प्रोफेशनल टैक्स अमाउंट है जो कि मुझे मैक्सिमम 2500 रुपये तक मैं क्लेम कर सकता हूँ, तो यहाँ पे 2206 मेरा प्रोफेशनल टैक्स है 16(3) में, तो यहाँ पे मैं 2206 अपना प्रोफेशनल टैक्स लिख देता हूँ। तो सैलरी में जो मेरी टैक्सेबल सैलरी है, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज 360,881, तो यहाँ पे 360,881 मेरी सैलरी दिखा रहा है। इसके बाद मुझे यहाँ पे इसे सेव कर देना है। इसके बाद मुझे यहाँ पे जाके इसे कंफर्म करना है। मेरी ग्रोस टोटल इनकम है 360,881, तो मेरा एक ग्रोस टोटल इनकम वाला टैब कंप्लीट हो चुका है। थर्ड टैब है मेरा टोटल डिडक्शन। टोटल डिडक्शन में यहाँ पे मुझे देखना है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड। अगर एग्जांपल अगर कोविड-19 में आपने कोई डोनेशन का पेमेंट किया हुआ है तो आप एक बार देख सकते हैं किस डोनी को मैंने पेमेंट किया है कोविड-19 के लिए, फॉर एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड डोनेशन फंड, यस करके आगे जाके मुझे एक शेड्यूल फिल करना होगा 80G का, मुझे उसमें डालनी पड़ेगी डोनी की डिटेल की, मोड ऑफ पेमेंट क्या है, प्लस कितना अमाउंट ऑफ मैंने पेमेंट किया है कैश में या अदर देन कैश, इसके बाद पेन नंबर ऑफ द डोनी, इसके बाद डोनी के नेम, वो सब डिटेल मुझे डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने नो किया, मेरा कोई डोनेशन का पेमेंट नहीं है। अगर हम नीचे फॉर्म 16 में आते हैं तो यहाँ पे मेरी डिडक्शन की डिटेल 80C में मेरा इन्वेस्टमेंट है 21,540। 80C में बता रहा है कि मेरा 21,540 का पेमेंट है, मेरा PF डिडक्ट हुआ है। अगर मेरा PF अमाउंट डिडक्ट हुआ 21,540 तो मैं मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक 80C में क्लेम कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैं फॉर्म 16 में आता हूँ तो मेरा 80D में है 2304 रुपए का। 2304 रुपए का मेरे 80D में मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का मेरा पेमेंट किया है, जो कि फॉर्म 16 में मेरा रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे 80D में यस करता हूँ और आगे जाके मुझे 80D का एक शेड्यूल फिल करना है, देन फिर मुझे इसे कंटिन्यू करना है। जब मैं कंटिन्यू करके आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पे 80C में मैंने लिखा था 21,540 और PF अमाउंट जो मेरा डिडक्ट हुआ है, प्लस 80D में यहाँ पे मुझे शेड्यूल को फिल करना है, तो 80D में एडिट किया। 80D में किस तरह हम लोग शेड्यूल को फिल करते हैं इसको लेके भी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट अगर मेरा कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का कोई पेमेंट है फॉर सेल्फ एंड फैमिली या फॉर पेरेंट्स, या फिर मेरा कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर हुआ है इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, तो उस केस में किस तरह हम लोग कितने अमाउंट तक क्लेम कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके मैंने उसकी लिंक दी हुई है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने whether you or any of your family member excluding parent is a senior citizen नो किया और अपनी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट यहाँ पे मैंने डाल दिया। यहाँ पे मेरा 2304 दिखने लग गया। यहाँ पे इसके बाद मुझे सेव करना है। तो फाइनली मेरे 80D में डिडक्शन रिफ्लेक्ट होने लग गई है एंड 80C में जो 21,540 है वो भी मेरा दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पे टोटल डिडक्शन है
23,844 फॉर्म 16 के हिसाब से मेरी इमेज है। अब आगे जाके मुझे यहाँ पे इसे कंफर्म करना है। टैक्स पेड मुझे देखना है कि अगर मेरा कोई टीडीएस अमाउंट डिडक्ट हुआ है तो मैं अपने फॉर्म 16 के पार्ट ए में जाके देख सकता हूँ कि कितना अमाउंट ऑफ मेरी इनकम पे टीडीएस डिडक्ट हुआ है। तो यहाँ पे मेरा कोई टीडीएस अमाउंट डिडक्ट नहीं हुआ है। अगर आपके फॉर्म पार्ट ए आपको पास नहीं है तो आप ई फाइलिंग पे जाके इनकम टैक्स रिटर्न एंड व्यू फॉर्म 26S व्यू फॉर्म 26S पे जब आप लोग जाएंगे तो आप यहाँ पे जाके अपना असेसमेंट सिलेक्ट करके देख सकते हैं कि आपके जो सैलरी अमाउंट है उस पर कितना अमाउंट ऑफ टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ है। कैसे हम लोग फॉर्म 26S पे जाके देखते हैं, उसको लेके भी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। यहाँ पे मेरा कोई टीडीएस अमाउंट डिडक्ट नहीं हुआ है। इसके बाद मुझे कंफर्म करना है। मेरा लास्ट स्टेप है टोटल टैक्स लायबिलिटीज। तो यहाँ पे मेरा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम आ गया है। इसमें बता रहा है मेरी ग्रोस टोटल इनकम है 36881, मेरी टोटल डिडक्शन है 23844, टोटल इनकम है मेरी 337040। इसके हिसाब से मेरा टैक्स बना है 4352 और टोटल टैक्स का मुझे रिबेट मिल गया है 4352। अगर मेरी टोटल टैक्सेबल इनकम 5 लाख या इससे कम होगी तो इस पर जितना भी टैक्स अमाउंट मेरा बनेगा वो पूरे की मुझे 87A में जाके रिबेट मिल जाएगी। तो यहाँ पे मेरी रिबेट 87A की मुझे मिल चुकी है और मेरा टैक्स अमाउंट पेबल 0 है। तो फाइनली मुझे यहाँ पे इसे कंफर्म करना है। तो मेरी सभी टेब यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब जाके मैं यहाँ से प्रोसीड करूंगा। अगर मुझे अपने एक बार रिटर्न को प्रीव्यू करना है तो प्रीव्यू यहाँ पे मैं एक बार इसे कर सकता हूँ। बिफोर फाइलिंग नेम, फादर नेम और पेन नंबर। इसके बाद मुझे यहाँ पे आगे जाके इसे प्रोसीड टू प्रीव्यू करना है। प्रोसीड टू प्रीव्यू जैसे मैं करता हूँ तो यहाँ पे मेरा ये फॉर्म निकल कर आ जाता है। तो एक बार बिफोर फाइलिंग अपना फॉर्म एक बार चेक कर सकते हैं। प्रोसीड टू वैलिडेट। अब यहाँ पे मेरा ये वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है, जिसमें बता रहा है कि ये विदाउट एरर, मेरी अब कोई एरर नहीं है। आगे जाके प्रोसीड टू जब वेरीफाई करूंगा, मैं ई वेरीफाई लेटर में बाद में करना चाहता हूँ। मुझे 120 डेज का इसमें टाइम होता है। इससे पहले मुझे अपने रिटर्न को ई वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद ई वेरीफाई नाउ अगर मैं रिकमेंडेड होता है, अगर मैं जैसे यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा ई वेरीफाई नाउ करके तो तुरंत मैं ई वेरिफिकेशन के ऑप्शन पे चला जाऊंगा। वेरिफिकेशन के लिए मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। मैं ओटीपी के थ्रू भी अपने ई वेरीफाई कर सकता हूँ, प्लस ईवीसी के थ्रू भी कर सकता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जो कि 10 डिजिट का कोड होता है, जो मेरे बैंक अकाउंट पे जो भी मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर मुझे एक कोड आएगा, वो मुझे ई वेरिफिकेशन में डाल देना है। इंटरनेट बैंकिंग से मैं भी कर सकता हूँ, अपने डीएससी के थ्रू भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं ई वेरीफाई लेटर सिलेक्ट करूंगा एंड देन कंटिन्यू कर दूंगा। जैसे मैं कंटिन्यू करूंगा मेरा रिटर्न सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद मुझे ई फाइल पे जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न एंड ई वेरीफाई रिटर्न। जैसे मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो मैं आगे जाके अपने रिटर्न को ई वेरीफाई कर पाऊंगा। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा कैसे हम लोग ITR 1 को फाइल करेंगे अगर मेरी सिर्फ सैलरी से इनकम है, इसके अलावा मेरी कोई इनकम नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।